आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अभिकथन में दिया गया है कि ताक्षणिक वेग को औसत वेग के सीमित मान अर्थात लिमिटिंग वैल्यू के द्वारा निरूपित किया गया क्योंकि समयांतराल शून्य की ओर अग्रसर होता है और तर्क उसके लिए दिया गया है कि औसत वेग की दिशा विस्थापन के ही समान होती है। तो दोस्तों दिए गए प्रश्न में हमको तर्क तथा अभिकथन का सत्यापन करना है। ये देखना है कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। यदि दोनों ही सही हुए तो ये भी देखना है कि क्या तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है अथवा नहीं। उस आधार पर हम ये बता पाएंगे कि दिए गए इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है अभिकथन व तर्क के लिए सही मान दर्शा रहा है। ठीक है, तो अभिकथन पर दोबारा चलते हैं। तो इसमें दिया गया है कि ताक्षणिक वेग को औसत वेग के सीमित मान अर्थात लिमिटिंग वैल्यू के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो हमको ये पहले समझना पड़ेगा कि वेग क्या होता है। ठीक है, तो वेग जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? वेग जो होता है वो विस्थापन और समय का अनुपात होता है। ठीक है, विस्थापन बटे समय। अब वेग को दो प्रकार से यहाँ बांटा गया है, प्रश्न में ही दे दिया गया है, ताक्षणिक वेग और औसत वेग। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं ये भी हमको समझना। ताक्षणिक वेग जैसा कि नाम से स्पष्ट है लिमिटिंग वैल्यू के लिए ही रहता है। ठीक, क्यों? क्योंकि दोस्तों हम तत्क्षण पे देख रहे हैं, मतलब उसी क्षण पे देख रहे हैं। ठीक है, कि उस क्षण पर जो वेग है वो कितना है, उस समय के निश्चित मान के लिए वेग कितना है। अलग अलग समय के लिए वेग के मान अलग अलग हो सकते हैं, एक समान वेग नहीं है। तो किसी निश्चित समय के लिए वेग का मान देखेंगे, वो ताक्षणिक वेग रहता है। ठीक है, और औसत वेग क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो औसत वेग पहले देखते हैं, ताक्षणिक वेग बाद में देखेंगे। ठीक है, औसत वेग क्या रहता है? कुल विस्थापन बटे उस विस्थापन को तय करने में लिया गया कुल समय। ठीक है, लिख देते हैं, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। कुल समय। अब विस्थापन क्या होता है ये समझना है हमको। तो स्थिति में जो परिवर्तन होता है, जैसे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ये कोई पिंड है, ये वेग किया, ठीक है, मतलब स्थिति में परिवर्तन किया और इस स्थिति पर आ गया, ये अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है, इसको S1 लिख देते हैं, प्रारंभिक को, अंतिम को S2। तो दोस्तों विस्थापन यहाँ पर कितना हो गया? S2 ऋण S1, मतलब अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति। ठीक, लिख लेते हैं S2 ऋण S1। समय यहाँ पर T1 समय पर यहाँ था, T2 समय यहाँ पहुंच गया, तो कुल समय कितना ले लिया? T2 ऋण T1। ठीक है, क्योंकि समय के बढ़ते मान के सापेक्ष वह बदलेगा अपना स्थान। ठीक है, तो इस तरीके से T2 ऋण T1 जो होगा वो क्या होगा? समय अंतराल हो जाएगा और ये वेग का मान हमको देगा। ठीक है, और वेग का औसत मान देगा। ठीक है, VAV ऐसा लिख सकते हैं। अब वेग का हमको ताक्षणिक मान चाहिए। ताक्षणिक का क्या अर्थ है कि निश्चित समय के लिए, जैसे कि ये वेग तय कर रहे हैं तो समय के अगले ही पल यहाँ है, फिर अगले ही पल यहाँ है, समय के छोटे छोटे मानों के लिए देखेंगे। ठीक है, और समय का मान जो है शून्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक, मतलब हम समय को एकदम छोटा अंतराल ले लेते हैं, बहुत छोटा समय अंतराल के लिए वो कितना विस्थापित हुआ उसको ताक्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ताक्षणिक वेग क्या हो जाएगा दोस्तों? हमने जैसा समझाया उसके हिसाब से ये सूक्ष्म समय अंतराल में हम देखेंगे कि सूक्ष्म विस्थापन क्या हुआ है। तो सूक्ष्म समय अंतराल में जो भी विस्थापन होगा उसका अनुपात हम उस समय अंतराल में ले लेंगे जो कि सूक्ष्म है, तो इसको हम ताक्षणिक वेग कह लेंगे, मतलब उस क्षण के लिए जो वेग है वो। ठीक, तो कुल विस्थापन से हम कुछ भाग ले रहे हैं, मतलब सूक्ष्म समय में जो विस्थापन हुआ वो कुल समय का कुछ भाग ले रहे हैं, मतलब सूक्ष्म समय अंतराल जो शून्य के लगभग बराबर है। तो इस तरीके से औसत वेग को दर्शा दे VAV बराबर में कुल विस्थापन को S लिख दे, कुल समय को लिख दे T। ठीक है, तो दोस्तों V ताक्षणिक वेग को V0 से प्रदर्शित करें तो इसका मान क्या हो जाएगा? विस्थापन सूक्ष्म वाला और समय अंतराल सूक्ष्म वाला, जहां पर समय अंतराल जो है उसका मान जो है वो शून्य के लगभग बराबर होना चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य हो गया तो V0 का मान अनंत हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के लगभग बराबर होना चाहिए डेल्टा T का मान, ऐसा हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अभिकथन में जो दिया है कि समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर होता है, ना कि बराबर होता है। ठीक है, शून्य की ओर अग्रसर होता है, तो ये सत्य है। और जो औसत वेग का हम सीमित मान लेते हैं, मतलब सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, उसको ताक्षणिक वेग कहते हैं, ये सत्य है। ठीक है, तर्क दिया है औसत वेग की दिशा विस्थापन के ही समान होती है। तो दोस्तों अभी तक हमने गणना की तो वेग को हम परिणामी ही लेकर चल रहे थे। अगर दिशा की बात करें तो विस्थापन इस दिशा पर हो रही है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो वेग की दिशा भी इसी ओर होगी। वेग और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि है। ठीक, तो यहाँ सदिशों का योग तथा अंतर करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न में तर्क में क्या दिया है कि औसत वेग की दिशा विस्थापन के ही समान होती है। तो
तो देखिए इसमें सूक्ष्म समय अंतराल के लिए देख लीजिए, यहाँ पर विस्थापन सूक्ष्म ले ले या फिर अधिक ले ले, विस्थापन की दिशा तो उसी दिशा पर रहेगी, ये तो परिवर्तित नहीं हो रही है। ठीक है, तो विस्थापन के लिए मतलब सूक्ष्म विस्थापन के लिए भी दिशा वही रहेगा, तो ताक्षणिक वेग के लिए भी दिशा वही रहेगी जो सूक्ष्म विस्थापन का है, जो कि कुल विस्थापन का है और जो कि औसत वेग का है। तो सबकी दिशा समान रहेगी, औसत वेग की दिशा विस्थापन के ही समान होती, तो ये भी सत्य है। अब सत्य दोनों है, तर्क और अभिकथन, लेकिन तर्क के प्रयोग से हम अभिकथन का सत्यापन नहीं कर सकते। उसके लिए हमको वेग समझना पड़ेगा, विस्थापन समझना पड़ेगा, इनके सूत्र देखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों सही तो है। ठीक है, अभिकथन तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, जो कि विकल्प क्रमांक बी पे दिया है। अतः विकल्प बी दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।